तो हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इसमें हम सीजीएल का सेकंड पेपर देखने वाले हैं। यानी सीजीएल का मैंने फर्स्ट पेपर कराया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि आपको इस तरीके की तैयारी करनी है और आपने देखा भी किस तरीके के प्रश्न उसमें आए हुए हैं। और ध्यान रखना, ये आंसर की है अभी जो पेपर हुए थे सीजीएल के, अभी जो दिसंबर में और जनवरी में, उसकी ये आंसर की है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये अभी का है और बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है इससे क्या आपको पता चलेगा कि किस लेवल के प्रश्न पूछता है और किस लेवल की हमें तैयारी करनी है। इसीलिए मैं आपके लिए ऐसे ही जो आंसर की हैं उनको मैं आपके सामने दिखाने का प्रयास करता हूं और आपको जो जनरल अवेयरनेस है उसके क्वेश्चन में अभी ला रहा हूं। ठीक है, और आगे चल के मैं इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन भी आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये दो ही चीज़ हमारे लिए मेन है। दो चीज़ों से सिलेक्शन होता है और ठीक है, तो इनको हमें देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज बिना देरी करते हुए चलते हैं और आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो पहला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी। मतलब गरीबी हटाओ जो योजना थी, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी। वो कौन सी योजना थी? तो वो थी पांचवी योजना। आप ध्यान रखना, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आपको इस पहले क्वेश्चन से ये समझ में आएगा, आप पंचवर्षीय योजना जरूर करके ले जाना, ठीक है, योजनाओं को। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है वो है मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनावृत भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं? तो पौधों की जो नमी है ना उसे बनाए रखने के लिए उनकी जो अनावृत भूमि होती है उसे जैव पदार्थ द्वारा ढक दिया जाता है, उसे कहते हैं मेल्च बनाना। उसे क्या कहते हैं? मेल्च बनाना। आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मिट्टी वगैरह संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन होने वाला है वो है कि मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षी परियोजना स्त्री मनोरक्षी परियोजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो केंद्रीय मंत्री कौन है? तो केंद्रीय मंत्री यहाँ पे था केंद्रीय महिला एवं बाल विकास जो मंत्री था, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, उसके द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। तो देखो एसएससी हमारा योजना जरूर पूछता है, तो आप योजना बहुत अच्छी तरीके से करके जाएं, पढ़ के जाएं लेटेस्ट योजनाओं को, उनमें से आपको एक ना एक योजना आपको जरूर देखने को मिलेगी पेपर में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ना वो यहाँ पे होने वाला है, देखिए आपका मन पसंदीदा क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा है। ठीक है, कालिदास सम्मान किस वर्ष से स्थापित किया जाता है? तो बताइए, ये सम्मान की डेट आप ध्यान रख लेना कि कौन सा सम्मान कब से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जैसे कालिदास जो सम्मान है वो 1980 से स्थापित किया गया था, 1980 से इसे लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पांचवा क्वेश्चन है वो है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय, जो युवा मामले हैं और खेल मंत्रालय है वो भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट, जो फिट इंडिया मूवमेंट है निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? जो फिट इंडिया मूवमेंट के फिट रहो खेल खेलो, ठीक है, तो वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 2019 में। ठीक है, तो इसी तरीके से तो आप खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी करके जाएं। ठीक है, खेल से संबंधित तो एसएससी पूछता है हर पेपर में, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी पोस्ट से संबंधित हो, खेल के प्रश्न तो आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। किसने बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया? मतलब एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किसने किया था और दिखाया कि किसी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्सरे, मतलब कोई तत्व अगर एक्सरे उत्सर्जित करता है तो उसकी आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या जेड से संबंधित होती है, मतलब परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या से संबंधित होती है। तो वो किया था हेनरी मोसले ने। किसने किया था? हेनरी मोसले ने। तो ऐसे भी जो तत्वों की जो आवर्त सारणी है उससे भी कई बार एसएससी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो उसे आप करके ले जाएं, क्योंकि कुछ छोड़ना नहीं है एसएससी के लिए कि ऐसा जो हमें आए नहीं। ठीक है, इसी वजह से तो मैं ये पेपर आपको दिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या आपको तैयार करके ले जाना है, क्या क्या वो पूछ सकता है, अभी देख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में डैक योजना शुरू की। जो डैक की योजना है वो शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? तो यहाँ पे मंत्रालय का नाम पूछ रहा है कि ये योजना कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो ध्यान रखना, जो योजना है ना आपको मंत्रालय सहित सब कुछ याद करके जाना है। तो यहाँ पे मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय, उसके द्वारा ये डैक योजना शुरू की गई थी 2022 में। ठीक है, तो आपको इस तरीका से योजनाओं के किस मंत्रालय ने ये योजना बनाई है उसका आपको नाम जरूर याद रखना है। जैसे ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे कि शासक अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? यानी यहाँ पर कर पूछ रहा है कि जो अलाउद्दीन खलजी थे उनके शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो उनके शासनकाल में 3 प्रकार के कर थे और आप पढ़ लेना सही से किस किस तरीके के कर थे। तो ठीक है, ये शासकों के भी आपको हिस्ट्री थोड़ा पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है, देखिए यहाँ पे
कि राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। ठीक है, नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ है? यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रकूट और चोल राजवंश जो थे उनके दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ है? यहाँ पे जो नगर श्रेष्ठी पद है उसका क्या अर्थ है वो हमें पूछ रहा है। तो नगर श्रेष्ठी पद का अर्थ है शहर का व्यापार। यहाँ पे शहर का व्यापार जो है वो नगर श्रेष्ठी पद का अर्थ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा गया? मतलब जो परिवारों की व्यक्तिगत आय है, मतलब व्यक्ति की आय है, उसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा गया? तो सरकार और यहाँ पे दिया है सरकार और फर्मों के भुगतान हस्तांतरण जो थे उसे हम जोड़ा गया था। सरकार और फर्मों के भुगतान हस्तांतरण इसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइंस में से आपको बहुत अच्छी तरीके से साइंस पढ़ के आना है, क्योंकि वो क्या कब पूछ लेता है पता नहीं रहता है। ठीक है, और ये हैं 10th क्लास के साइंस में से पूछा है, ऐसे छोटे छोटे क्लास से ही पूछता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। मतलब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या है? तो सुनिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो कार्बन के ऐसे यौगिक देखिए कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध होता है असंतृप्त यौगिक कहलाता है। ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे देखो दूसरा कार्बन के यौगिक जिनके हाइड्रोजन परमाणु के बीच द्वि या त्रि आबंध होता है, नहीं होगा। ठीक है, कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके ऑक्सीजन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, ये भी नहीं होगा। इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। जो अगला है कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मतलब जो जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिबंध होता है उसे कहते हैं असंतृप्त यौगिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया है इसे आपको याद रखना है कि असंतृप्त यौगिक क्या है। तो कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, देखिए यहाँ पे पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पे बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, साइंस से। तो पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती, ये यहाँ पे सही नहीं है, पूछ रहा है। पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? और सब सही है। देखो ये सही नहीं है कि पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती हैं, ये इस तरीका से नहीं हो सकती, ये गलत हो गया। और सब सही है। और सब सही, आमतौर पर सभी पादप कोशिकाओं में हरित लवक होता है, ये सही है। ठीक है, एक पादप कोशिकाएं आमतौर पर एक बड़ी रिक्तिका होती है, ये सही है। पादप कोशिकाएं कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती हैं, ये भी हमारा सही है। ये तीनों सही है, लेकिन ये थोड़ा गलत था और इसमें गलत ही पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ये ही होगा। ठीक है, ये वाला जो है वो सही है हमारा। ठीक है, तो चलते हैं आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। मतलब वो बदलाव खुद में लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो वो हमारे जो महात्मा गांधी है उनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे दिया है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके डेड ऊतक के बने होते हैं। रेशे युक्त छिलके काय के बने होते हैं? वो बने होते हैं स्क्लेरेन जो कायमा है उसके हमारे जो नारियल के रेशे युक्त छिलके बने होते हैं वो स्क्लेरेन कायमा के बने होते हैं। ठीक है, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है। तो मैं बताऊँ साइंस वो क्या डीपली पूछता है। साइंस आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये आप क्वेश्चनों को अच्छे से सही कर पाओगे। तो साइंस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डेडेस में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। मतलब जो केंद्रीय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह हैं उन्होंने एशिया के सबसे बड़े जो कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो वो पंजाब में किया था, ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखने वाले हैं 16वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि पुरुषों के फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का फाइनल कब हुआ था? मतलब फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का फाइनल कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 जून को। ठीक है, ध्यान रखना आपको खेल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एसएससी, इसलिए खेल को आप बिल्कुल रट के जाए, खबर रखिए हर चीज की खेल से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे 18वां क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया था इंग्लिश में लिख करके द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। जो इंडिविजुअल लीडरशिप होती है मतलब ठीक है वो उसे क्या कहते हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल, मतलब राष्ट्रपति
का जो सिस्टम होता है उसे प्रेसिडेंशियल कहते हैं, यानी इंडिविजुअल लीडरशिप, यानी व्यक्तिगत जो लीडरशिप होता है उसे कहते हैं हम व्यक्तिगत लीडरशिप वाला सिस्टम किसे कहते हैं, तो वो प्रेसिडेंटियल मतलब राष्ट्रपति वाले जो सिस्टम होते हैं उसे इंडिविजुअल लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि जट, यहाँ पे दिया गया है, देखिए जट जटिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। जट जटिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो वह बिहार का जट जटिन लोक नृत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। पंचनाद में शामिल कौन सी नदी नहीं है, तो वो सिंधु नहीं है, व्यास है, रावी है, सतलज है। सिंधु हमारी पंचनाद में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। तो साक्षरता दर जो थी वो केरल की सर्वाधिक थी, तो यहाँ पे केरल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं। लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार हैं, एक तो समानता का अधिकार, एक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए ऑस्कर गोल्ड ग्लोब पुरस्कार जीता था। ऑस्कर और गोल्ड ग्लोब पुरस्कार किसने जीता था अंतर्राष्ट्रीय संगीत में। ठीक है, तो ये है NR रहमान। NR जो रहमान है उन्होंने ये जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो आप कुछ जो खास जो वो शासक हैं उनकी आप मृत्यु और जन्म वगैरह याद करके रखना, ये पूछ लेता है। देखो मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में हुई थी। ये पूछ लिया, ये कोई बच्चा उम्मीद भी नहीं करके गया होगा, फिर भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान है, पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, तो वो है यूराल। यूराल जो पर्वत है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है, यूराल पर्वत। ठीक है, तो यहीं तक थे आज के जो 25 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन हमने देखे। तो आप मुझे बताना कि आज का पेपर कैसा लगा आपको, लेवल कैसा लगा। ठीक है, तो सीजीएल में इस लेवल के प्रश्न एसएससी पूछता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन करिए और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लाते ही रहता हूँ। तो आप देखिए उनमें किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और उस टॉपिक को आप अपना कंटेस्ट बढ़िया बनाइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही अलग किसी पेपर में फिर से। ठीक है, तो आपके सामने फिर किसी अगले पेपर को रखेंगे। तब तक के लिए अगर कोई डाउट है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और आप ऑलरेडी मुझे बहुत अच्छा आप प्यार दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो फिर मिलते हैं कब अगले पेपर में। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।